नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ दो विभूतियां हैं, नीरज जी आपके जाने पहचाने और बाबा रामदास जी। और मैं बात करने वाला हूं आप दोनों महानुभावों से कि भाई ये आखिरकार कांग्रेसियों को क्या हो गया है। इनको मनुस्मृति और वर्सेस संविधान दिखाई पड़ रहा है, मनुस्मृति वर्सेस शरीयत नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उससे भी बड़ी घटना आज हुई है, और वो मुझे लगता है काफी बड़ी घटना है। मैं बाबा रामदास जी से अवश्य पूछूंगा। और वो है आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी का संभल के ऊपर भाषण। तो आरंभ करने से पूर्व सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, बाद में शेयर अवश्य करें, और हमारे जो हमारा जो मर्चेंडाइज स्टोर है आपना, वहाँ अवश्य विजिट करें। और एक और घोषणा करनी है, वो ये है कि जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा था, निर्देश दिया था, उसके अनुसार हम अब जयपुर डायलॉग्स को अन्य शहरों में ले जा रहे हैं, और उसका आरंभ हम पुणे से करने जा रहे हैं, जहां वो डेक्कन समिट होगा, और वो 8 फरवरी को होगा। तो बहुत बाकी बढ़िया। और डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन इत्यादि जो है वो आपको आज सायंकाल तक संभवतः मिल जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो मैं चलता हूँ सीधे अब बाबा रामदास जी के पास। साहब, आपने योगी जी की स्पीच सुनी? मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। जो बात उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में कही, वो आज तक मेरे और अत्री जी और 2-4 लोगों के अलावा किसी ने नहीं कही। जी सर, मैंने स्पीच सुनी, पर वो अल्लामा इकबाल के बारे में उन्होंने क्या कहा ये मैं सुन नहीं पाया, या जो मैं जहां से मैं सुन रहा बता था देता हूँ, वहां नहीं सुना। जी, आप जरा अल्लामा बता इकबाल। देंगे तो दर्शकों को। जी जी मैं बता देता हूँ कि अल्लामा इकबाल के बारे में हमारे यहाँ केवल जो है उनकी जो पुरानी कविता, जिस समय वो थोड़े बहुत उनमें मानवता बाकी थी, वो सुनाई जाती है कि साहब सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ये नहीं बताया जाता कि उसके ठीक 4 साल बाद उन्होंने इसको कौमी तराना बोलते, और ये नहीं बताते हैं कि उसके ठीक 4-5 साल बाद उन्होंने मिल्ली तराना लिखा। और मिल्ली तराना ये कहता है कि साहब कि शीनो मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। और वो सब वो उसमें वही पूरा इस्लामीकरण के सब कुछ जो है वो इस्लाम का ही है पूरी दुनिया में, उसको मिल्ली तराना बोलते हैं। आज उन्होंने मिल्ली तराना का उल्लेख किया योगी जी ने, और कहा कि भाई ये इकबाल इकबाल की बात करते हो, ये क्या है? आप हिंदी हैं हम, वतन की बात तो करते हो, लेकिन जो मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, उसकी बात नहीं करते आप लोग। और मुझे लगता है कि किसी दिन वो शिकवा और जवाबे शिकवा की भी बात कर डालेंगे। जी बाबा जी। देखिए साहब, आज मैंने बाबा की पूरी जो उन्होंने जो उनका जो संबोधन था विधानसभा में, वो मैंने सुना। और बाबा, देखिए उनके एक तो क्लैरिटी ऑफ स्पीच, और उनके तेवर हमेशा से आक्रामक रहे, और बड़ा क्लियरली बोलते हैं, वो मिमियाते नहीं है। ही डजंट मिन्स हिज वर्ड्स, या वो मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब शुगर कोटिंग नहीं करते हैं वर्ड्स की। वो पहले से उनका एक स्टाइल रहा है बोलने का। परंतु अभी जो चल रहा है, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने संभल में बहुत आक्रामक होके न्याय, त्वरित न्याय, तुरंत दंगे को कंट्रोल करना, दंगा तो था नहीं, वो तो पत्थरबाजी को और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी की थी उसको कंट्रोल करना, और उसके बाद जरा सा भी अनअपोलोजेटिक या डिफेंसिव होते हुए, आक्रामक रुख अपनाते हुए सारी सेक्युलर बिरादरी को, सारा इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका जी और अखिलेश यादव और जितने भी ये पूरा गैंग था, इसको सर जिस तरीके से उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है, और संभल को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, उसके बाद वहां की पुलिस द्वारा वहां एक जो 48 साल पुराना मंदिर खोज लेना, और उसके बाद से जो योगी जी की पोस्चरिंग है,
अच्छा, दूसरी बात है कि ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुलडोजर को हमेशा के लिए जो है गैराज में खड़ा कर दिया है। तो मैंने आज ही जो है एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कहा भैया बुलडोजर चल रहा है और वैसे ही दहाड़ते हुए चल रहा है, और अब बुलडोजर के ऊपर बिजली विभाग बैठ के आ रहा है। अब बुलडोजर में ड्राइवर के बगल में बिजली विभाग बैठा होता है। और मैंने सर वो पूरा पता लगाया, संभल में तो इन्होंने पूरा पावर हाउस खोल रखा था मस्जिद के ऊपर, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल वैनल बना के, और सर एक पैरेलल ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज बना रखी थी, और 1200 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। और 1200 उस पे और 1200, हाँ, बिजली चोरी का मुकदमा अभी की कल शाम की रिपोर्ट है कि 1200 लोगों पर वो मुकदमा दायर हो चुका है बिजली चोरी का, और अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, और उन पे गैंगस्टर एक्ट लगाया जा चुका है। आगे मकोका तक लगाने की तैयारी होगी कि बिकॉज दिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जहां पे बिजली विभाग को मोहल्ले के अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता था। बिजली विभाग की और पुलिस विभाग की औकात नहीं थी कि वो आके किसी का मीटर चेक कर लें या बिजली की चोरी रोक लें। और जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जा रहा था, उसको संगठित अपराध की श्रेणी में लिया है इसको। तो सर तो संगठित अपराध तो है जो, ही वो, अगर देखा जाए तो हाँ बिजली की चोरी हाँ, इतने सारे लोग मिलके कर रहे हैं तो वो संगठित अपराध की श्रेणी में आ ही गया। पर आज तक सर बिजली के छापे जब होते थे तो सिंपल जो इक्विपमेंट है वो कर देते थे, बिजली काट देते थे, एक जुर्माना लगा देते थे, और बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाइयां नहीं होती थी, है ना। वो उसको एज ए इंडिविजुअल पावर थेफ्ट का केस बना के टैकल कर लेती थी सरकार। अच्छा, दूसरी है कि बहुत सारे मेरी अधिकारियों से बात हुई, वो कहते हैं जी हमको स्पष्ट निर्देश था कि मुसलमानों के इलाके में नहीं जाना है, मुसलमान अगर चोरी कर रहा है तो करने दो, वहां हाँ, जाके आपको। उन्होंने एक फिगर भी दिया कि 2 मोहल्ले बताए जी उन्होंने, एक कौन सा सराय और दूसरी मियाँ सराय, कह रहे हैं कि वहां पे जो लाइन लॉसेस थे वो 78% और 82%, 78% एंड 82%। जी। पर सर बाबा ने एक बड़ा स्पष्ट मैसेज दे दिया है, भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते हैं, सरकार के लिए एक कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करते हैं, और कानूनी प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अवपालना में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे, तो हमारे पास बुलडोजर के अलावा और भी बहुत से उपाय हैं। सरकार अगर आप तो खुद डीएम रहे हैं, आपको पता है सरकार के पास कौन कौन से हथकंडे होते हैं, और सरकार अपने सामान्य नियमों का अगर पालन करने लग जाए तो मुझे एक सामान्य नागरिक को सांस नहीं लेने देगी। सांस भी सरकार से पूछ के लेनी है। होता सही क्या है। है सर, देखिए जो बाप होता है ना, लौंडे समझते हैं कि हमारा बाप तो मूर्ख है, हम इसको मूर्ख बना लेते हैं, इसको तो कुछ पता नहीं चलता है, या ये कमजोर है। सर बाप को सब पता होता है, वो हमें बच्चा समझ के चलो यार बच्चे हैं, मौज ले रहे हैं, लेने दो। सर जो कुछ ये बदमाशियां करते हैं ना, सरकार को सब पता होती है, सरकार से कुछ छुपा नहीं होता। सरकार कहती ठीक है यार, चल रहा चलने दो। तो एक मेरे एक मित्र ने मुझे कमेंट किया कि यार अगर ऐसे देखोगे तो सारे मंदिर भी चोरी करते हैं बिजली, मंदिरों में कौन से मीटर लगे हुए। मैंने कहा चलो मान लेता हूं मैं कि हो सकता है कुछ मंदिर गांव गिराव में उनके यहाँ बिजली का बिल नहीं आते होंगे, या वो जितनी कंजम्पशन उनकी है उससे जो मीटर है उससे ज्यादा करते होंगे। पर मैंने कहा वो कम से कम सरकार के ऊपर पत्थरबाजी नहीं करते मंदिर। मैंने कहा बिजली चोरी तो तुम भी 75 साल तक कर ही रहे थे, आज तक किसी ने नहीं रोकी ना। और तुम जब मस्जिदों से पत्थरबाजी करोगे फिर तो सरकार फिर मीटर चेक करेगी।
तो सर सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि आप क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, और सरकार आज तक सच ये है कि सरकार आपको अपना बच्चा समझ के ही ट्रीट करती आई है, चाहे जो सरकार हो। जरूरी नहीं कि समाजवादी सरकार हो, कोई भी सरकार कहती ठीक है यार, छोटी मोटी चलती रहती, चलने दो। पर आप सरकार के लिए यदि मुसीबत खड़ी करेंगे, आप समाज में यदि एनार्की पैदा करेंगे, आप देश को बांग्लादेश और सीरिया बनाने के अगर मंसूबे पालेंगे, फिर तो सरकार आपको सांस भी नहीं लेने देगी। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज, बहुत क्लियर कट मैसेज योगी जी ने पूरे विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को और उनकी शह पर काम करने वाले जो उनके गुंडे हैं, वो जो पत्थरबाज है ना, जिनको ये 5-5 लाख रुपए दे के जो है इनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बात और कही, 278 आदमी आज तक संभल में, इतिहास जो है 278 लोग मरे हैं संभल में। तुम आज तक किसी के प्रति सहानुभूति का एक शब्द भी बोला तुमने, और 5 पत्थरबाजों को लिए तुम 5-5 लाख रुपए लेके चले गए। सर ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस। प्रदेश में कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द मत बिगाड़ो, नहीं तो कोई सुप्रीम कोर्ट तुम्हें हमसे नहीं बचा पाएगा। हमारे पास बुलडोजर के अलावा और घुटने पे गोली मारने के अलावा और बहुत से तरीके। जी जी, चलते हैं नीरज जी के पास। नीरज जी, एक बात और बड़ी जोरदार बोली योगी जी ने, और वो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या है कि क्या हम प्रोसेशन सार्वजनिक सड़क पे नहीं निकाल सकते? सड़क किसी की संपत्ति नहीं है, सड़क पे सार्वजनिक प्रोसेशन निकल रहा है तो आप पत्थरबाजी करते हैं। जय श्री राम का नारा वो आप कहते हैं कि साहब कि ये भड़काऊ नारा है। तो कहा भाई हम अल्लाह अकबर नहीं बोलेंगे, मेरा सारा जीवन जो है वो जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे कहते हुए कट सकता है। जी, तो ये जो स्पष्ट संदेश है, नीरज जी आपकी क्या प्रतिक्रिया? संजय जी, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि योगी बाबा वो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है जिहादियों के। वो बेचारे, हाँ, वो तैयारियां कुछ और करते रहे कि हमारे सामने झुकेगा। आज तक तो गुंडागर्दी चलती रही उनकी, जो अभी बाबा रामदास जी बता रहे थे कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जो मुझे वहाँ लोगों ने बताया है कि नाम दिया जा रहा था कि संभल मिनी पाकिस्तान है, एक्चुअली वो मिनी पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान है। क्योंकि आप देखिए ये जो मरे हैं, जो दंगाई मरे हैं, उनके पास जो वो शेल्स निकले हैं वो मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हैं। तो उन्हें लग तो यही रहा था कि जैसे उनकी पहले गुंडागर्दी चलती रही, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहने भर को है, वो जो जोकर है हमारा लाल रंग का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के घूमता रहता है, वो तो सिर्फ कहने को है। एक्चुअली में तो शरिया कंप्लायंट स्टेट बनती जा रही थी। और कल मैं संक्रांत सानू का एक ट्वीट बड़ा अच्छा उसने डाला हुआ था उन्होंने, कि हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया कि तुम्हारी जो लेजिटिमेट तुम्हारे पूर्वजों के मंदिर थे वो भी तुम क्लेम नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड मुसलमानों के लिए वक्फ एक्ट उन्हें दे दिया कि तुम्हें जो चाहिए तुम उस पर कब्जा कर सकते हो। तो ये वो प्रक्रिया जो 1947 के बाद से निरंतर चल रही थी। ऐसे में योगी जी आ जाते हैं, वो अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये उसी का परिणाम है आज के वो जगह जहां पर हिंदुओं को मार मार के भगा दिया गया। अभी जो संभल म्यूनिसिपैलिटी है वहां पे 85% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये जो कुछ वहां हो रहा है वो बिल्कुल वही है जो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान भी लॉलेसनेस से भरा हुआ है, एग्जैक्टली वही संभल में चल रहा था। पहली बार वहां पे योगी जी ने ये बताया कि संविधान होता क्या है। और मैं तो साथ में संजय जी बड़ा कृतज्ञ हूं वहां के जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं निरंतर। हालांकि कहने को तो ये होता है कि ऊपर से जब
सीएम का आदेश आता है तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी इतनी तन्मयता से लोग नहीं करते जितनी तन्मयता से यहाँ पर जो प्रशासन है वो लगा हुआ है काम करने में, वो भी अंडर एडवर्स कंडीशंस, वो भी वहां पर जहां पर के जो एमएलए है और जो एमपी है उनकी टर्फ वॉर चल रही है, वो एक दूसरे को मारने के लिए मुसलमानों को कैनन फॉडर की तरह यूज कर रहे हैं। और दोष किस पे जाता है? प्रशासन पे, शासन पे, सरकार पे और हिंदुओं पे। तो पहली बार वो हुआ जो हम चाहते हैं कि हो। आप देखिए ना, हिंदुओं की डिमांड क्या होती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन करके रखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है उनके अकॉर्डिंग चलो, ना किसी के अपीजमेंट हो, ना किसी को प्रिविलेजेस हो, एज पर लॉ चलवाओ। और दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति ये काम कर रहा है, केवल जो उसे करना चाहिए वो कर रहा है, हम उसे हीरो मान के खुश हो रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए, जो बताता है कि हम कितनी बुरी सिचुएशन में आ गए थे कि लोगों ने अपना काम करना बंद कर दिया। जो अभी बाबा जी बोल रहे थे ना, एक बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने बोला कि योगी जी मिमियाते नहीं है। एग्जैक्टली वो वही वर्ड है कि बाकी सारे नेता हमें ऐसा लगता है कि रीढ़ विहीन होते जा रहे हैं, मिमियाना शुरू कर देते हैं जरा सी कोई बात होती है। लेकिन ये पहली बार उन्होंने दिखाया कि राम राज्य यदि बनेगा तो दंड के साथ ही बनता है, वो पुचकारने से नहीं बनता। जब दहाड़ते हैं फिर आगे वाला मिमियाना शुरू करता है। तो ये चेंज है जो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत आवश्यक है, और वही कर रहे हैं। और कहीं अगर ऐसा हो सके कि हमें ऐसे 29-30 क्लोन मिल जाए बाबा योगी आदित्यनाथ जी के, तो उन्हें पहुंचा देना चाहिए बाकी स्टेट्स में भी। जी। सही कह रहे हैं आप। मैं चलता हूँ वापस बाबा रामदास जी की ओर। एक बात और भी जोरदार कही उन्होंने, पूरा कुंदरकी का उल्लेख किया, और वही बात जो हम और आप कह रहे हैं कि कुंदरकी का जो आपस का शेख पठानों और तुर्कों का झगड़ा था, उसकी परिणति थी संभल की हिंसा। और ये भी उन्होंने एक चैलेंज के रूप में कहा कि भाई कुंदरकी में तो शेखों और पठानों को अपने हिंदू पूर्वज याद आ गए, आगे आप दूसरों को भी याद आ जाएंगे। वो सीसा मऊ वाले जो थे उनको और इंगित करके सीसा मऊ का करके, और वो जो पांडे जी हैं उनके वो अध्यक्ष, वो विधानसभा में नेता, कि भाई आपको तो ध्यान होगा ना, ये सारे के सारे जो हैं अगली बार इनको भी याद आ जाएंगे। आपको संजय वो याद है जो कह रहा था कि ओवैसी भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा? तो ये काम वही कर सकते हैं। जी जी बाबा जी, कुंदरकी आ गया, कुंदरकी की भी पूरी घटना का उल्लेख आ गया है इसमें। सर मैं बताऊं, मैं उपचुनाव से पहले आपको याद होगा जब मैं कुंदरकी और मीरापुर का दौरा मैंने किया था, तो आपको तो याद होगा कि आई वाज द ओनली पर्सन हु सेड कि कुंदरकी हम बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत रहे हैं। तो लोगों ने ना मुझे पता नहीं क्या क्या अपशब्द भी कहे थे कमेंट बॉक्स में कि पता नहीं कहां से आप खबरें निकाल के लाते हो। खैर सर, कुंदरकी और मीरापुर में जो लड़ाई थी ना, वो थी कि एक कैंडिडेट जो था तुर्क था, पठान था शायद, और दूसरा कैंडिडेट झोचा था। और वहां पे पठान और झोजा की लड़ाई थी। यहां पे तुर्क और पठान की लड़ाई थी। तो सर 72 फिरके हैं, 72 के 72 लड़ने के मूड में आए में एक दूसरे से। ये कुंदरकी और मीरापुर ने एकदम स्पष्ट जो इनकी जो फॉल्ट लाइंस है ना, इनको उभार दिया है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं सर, आज की तारीख में सर उत्तर प्रदेश में बड़ी भयानक लड़ाई चली हुई है मुस्लिम वोट बैंक में आपस में। और ये जो संभल है, इसमें भी सर ये तो जो हमें ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है ना, ये सर ये तो अभी ये तो ऊपरी सतह पे है। अंदर जो हलचल मची है उसमें अभी आपको मैं बताऊं कि 11 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में चंद्रशेखर रावण पहले वो आजम खान के बड़े बेटे से जेल में मिलने गया, शायद हरदोई जेल गया। फिर छोटे वाले बेटे से जो जेल में है, वो अब्दुल्ला शायद उसका नाम है, वो जो विधायक था,
उससे मिलने गया पहले हरदोई जेल, उसके बाद उसकी माँ से और उसके भाई से मिलने गया रामपुर शहर, और उसके बाद जाके सीतापुर जेल में आजम खान साहब से मिला चंद्रशेखर रावण। और फिर आजम खान ने जेल में बैठ के एक चिट्ठी लिखवाई अपने रामपुर जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, कि समाजवादी पार्टी प्लानिंग करके जो मुस्लिम लीडरशिप है पुरानी उसको खत्म कर रही है। और ये ग्राउंड में ये लड़ाई आपको दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा सर, लोकसभा में वो जो नदवी है, कोई नदवी जिसको अखिलेश ने टिकट दिया था, हाँ, मौलाना नदवी, हाँ मौलाना नदवी, ये जो आपकी पार्लियामेंट वाली जो जामा मस्जिद है, पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली, पार्लियामेंट के बगल हाँ वाली, जी, उसका इमाम है वो। तो अखिलेश ने उसको टिकट दे दिया। रामपुर में आजम खान ने बहुत जबरदस्त उसका विरोध किया, इसके बावजूद वो सीट जीत गया। आज की तारीख में रामपुर में उसका इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है, जिसको लेके आजम खान बहुत नाराज रहते हैं। उनको लगता है कि मेरे पैरेलल एक मुस्लिम लीडरशिप पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव खड़ी कर रहे हैं। सर यही काम इन्होंने अपने यादव क्लैन में किया, जब शिवपाल चचा के द्वारा खड़ा किया गया पूरे संगठन को हटा के नेस्तो नाबूद करके, इन्होंने अपने संटू बंटू, जब ये मुख्यमंत्री थे आपको याद होगा, तो अखिल चचा का पूरा संगठन जो है वो लूप लाइन पे खड़ा कर दिया गया। इन्होंने एक नया संगठन बना लिया। फिर उसके बाद 2017 के चुनाव में इनकी क्या दुर्दशा हुई और आज तक है। तो सर ये मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। तो आजम खान इज वेरी मच इनसिक्योर, वो नाराज तो इनसे पहले से थे ही। तो सर ये जो चंद्रशेखर रावण की जो मीटिंग्स चल रही हैं, इसके अलावा मीटिंग्स चल रही हैं सर ओवैसी से, और ऐसा बताया जा रहा है कि इन तमाम मीटिंग्स को भाजपा हाई कमांड का आशीर्वाद प्राप्त है, और बहुत संभव है कि कोई पर्दे के पीछे कुछ खिचड़ी पकेगी, और हो सकता है आजम खान साहब को कोई जमानत टाइप की, कोई पैरोल इस टाइप का कुछ मिल जाएगा, और आजम खान इज गोइंग टू हैव अ प्री पोल अलायंस विद चंद्रशेखर रावण। और इसकी पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो एक आजम खान फैक्टर हो गया, एक राहुल गांधी जी पूरा जोर लगा ही रहे हैं, आपने देख लिया। अच्छा, वो उनका है कि भैया हमको हर हालत, अभी जो आपने कहा मनुस्मृति और एकलव्य को जो उन्होंने इन्वोक किया है संसद में, तो अभी वो आपको ध्यान होगा अभी हाथरस भी होके आए हैं 4 साल पुराने केस में, जबकि उस केस में वो लौंडे सारे बरी हो गए। सामूहिक बलात्कार जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बावजूद ये वहां गए थे, उन्होंने नाटक किया। तो सर राहुल गांधी इज फोकसिंग ऑन दलित एंड मुस्लिम वोट बैंक, कि कांग्रेस तब तक रिवाइव नहीं होगी जब तक मुसलमान हमारे साथ नहीं आता। अखिलेश का जो कब्जा पहले से है वो है। आजम खान इधर, हो सकता है आजम खान नई पार्टी बना ले। तो सर इस वक्त एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक का है। और ये जितने अभी ये जो संभल में जो कुछ हुआ है सर, ये उस खींचतान का ही नतीजा है। और वो खींचतान उपचुनाव में मीरापुर, कुंदरकी और ये सारे, सर आप इवन अगर आप शीशा मऊ का भी वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो मुसलमानों ने इस बार हटके वोट दिया है। तो मुसलमानों तो बोला ना, में योगी जी ने कहा कि शीशा मऊ में बस थोड़े से बच गए, अगली बार उसको भी निपटा देंगे। और उन्होंने तो करहल के लिए भी कहा कि करहल में 67,000 से है, अब आप 14,000 पे आ गए हो, अगली बार इसको भी देख लेंगे। जी जी। तो सर बात यह है कि दलित और मुस्लिम वोट्स का रीअलाइनमेंट हो रहा है बहुत तगड़ा, और मुसलमानों के इस वक्त 3 खेमे बन चुके हैं। हर सीट पर मुसलमानों के 3 खेमे ऑलरेडी तैयार हैं। और ये संभल की जो लड़ाई है, ये उसी मुसलमानों के आपसी खेमेबाजी का संघर्ष है।
ये मैं आपको तो बताना चाहता हूँ। इसका विश्लेषण यूं करें नीरज जी कि भाई एक आउटरीच जो हुई थी, आपको ध्यान है कि जब हम लोगों ने वो पसमानदा वाला फॉल्ट लाइन एक्सप्लोर करना शुरू किया था, तो अचानक भाजपा एक्टिव हो गई। उन्होंने देखा कि ये बड़ा बढ़िया मामला है और उन्होंने पसमानदा आउटरीच शुरू कर दी अशराफियों के जरिए। वो पूरी तरह से बुरी तरह से फेल हुई। और दूसरी आउटरीच जो है वो योगी जी का मेथड है, जिसमें उन्होंने बदमाशों की अच्छी तरह से सेवा पूजा की है, खूब ठोका पीटा है, और सबको ये लग गया कि भाई जल्दी से अपनी अपनी जड़ों की तरफ वापस चलो, नहीं तो आखिरकार जो अचानक याद आ गई कि साहब हम सब हिंदू थे, जो बोल रहे हैं कुंदरकी में कि साहब हम तो हिंदू ही थे। और वो कौन सा गांव है, आपके गांव के पास ही है ना कोई गांव, जौनपुर में या कहाँ है, जहाँ सब जो है वो अपना जौनपुर में पुराना नाम लिखने लगे हैं। पांडे और जी दुबे आ गए हैं। तो ये जो अप्रोच है कि भाई वही वही वाली बात जो आपने कहा कि फायदे में रहोगे, नहीं तो जम के तुम्हारी जो है वो सेवा पूजा की जाएगी। ये अप्रोच लगता है काम कर रही है। जी नीरज जी। जी मुझे लगता है कि अब योगी जी क्योंकि शास्त्र भी अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने इनकी दुखती रग पकड़ ली है कि जो तलवार देख के जिन्होंने मजहब बदला था, तो उनको वापस लाना है, तो वापस भी वो उसी फॉर्मूले से आएंगे। कहीं हम उनको कोई वेरी इंटेलेक्चुअल करेक्ट। डिस्कोर्स जी कोई उन्हें इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स देने बैठेगा, कोई समझाने बैठेगा, तो वो उतना कारगर नहीं होने वाला, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कानून हैं जो हमेशा वैलिड रहते हैं, तो उनमें सबसे ऊपर आता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो योगी जी ने लाठी पकड़ रखी है और वो दिखाई दे रहा है कि वो जो फॉर्मूला है वो अच्छे से काम कर रहा है, और करेगा भी संजय जी। क्योंकि आप देखिए ना, जिस समय ये औरंगजेब था या तुगलक था, वो जब इन्हें कन्वर्ट कर रहे थे, तो वहां पर भी तो सेम था कि या तो हम तुम्हें पीट देंगे भैया, कन्वर्ट हो जाओ, या हम तुम्हारा गर्दन उतार लेंगे। तो जो डर के कन्वर्ट हुआ है, वो रिकन्वर्ट भी उसी रास्ते से होगा, इसकी संभावना ज्यादा रहती है। कोई कोई थोड़े बहुत ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी जिजिया मेरे सामने चल रहा है कि हापुड़ में कोई 45 फैमिलीज जो है उन्होंने घर वापसी कर ली। अभी देख रहा हूँ मेरे सामने, ये ट्विटर पे चल रहा है। क्या है 45 क्या है? 45 परिवारों ने घर वापसी कर ली। अच्छा, चलिए, तो सबसे अच्छी खबर है ये तो। और मुझे लगता है कि सॉल्यूशन यही और है इनका। हजारों की संख्या में, हम्म, कुछ तो कह रहे हैं कि संख्या लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। हम्म, बांग्लादेशी जो है वो हम्म। घर वापसी कर रहे हैं दूसरी तरह की, वो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। वो ये शायद इसलिए कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो हॉट अप हुआ है, हीट अप हुआ है, जो कि भाई यहाँ दिल्ली में जो सर्वे वो कर रहे थे, हालांकि उसमें मैं कोई इतना ज्यादा सहमत नहीं हूँ, फोटो आप ज्यादा लग रही है। उससे 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 क्या है कि उसकी लीड जो है वो आगे ले ली है ना, वो योगी जी ने एनसीआर में भी चालू कर दिया। वहां तो हाँ, आपको पता है वो दूसरी तरह से हो रहा है। हाँ, वहां वो बिल्कुल इनकी जड़ खोद के निकाल के ला रहे हैं। और वही मैं कह रहा था ना सर, संजय जी, के हमें तो ऐसे व्यक्ति के क्लोन्स फटाफट करा लेने चाहिए, कोई बायोटेक यूनिवर्सिटी को अप्रोच करके कि भैया ये फटाफट वो इमरजेंसी बेसिस पे प्रोवाइड कर दो। लेकिन आपकी जो मेन बात थी वो बिल्कुल ठीक है कि वो जो बार बार हम मुझे और आपसे कहा जाता था कि ये जो 20 करोड़ 25 करोड़ हो गए हैं, इन्हें समंदर में थोड़ी फेंक दोगे। तो बात तो ठीक है, हम कहते भी नहीं थे और ना ही फेंकना चाहिए। तो घर वापसी अच्छा तरीका है। हाँ, प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर बदलने का ऑप्शन क्या होता है? या तो सॉफ्टवेयर आप अपडेट। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो उसका। और वो कभी 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 होता था ना, पुरानी मशीनें होती थी कि सर पे थप्पड़ मारोगे तो वो चल पड़ता था रेडियो। तो वो वाली स्कीम यहाँ काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो अच्छा टूल है योगी जी वाला, और इसे ट्राई करते रहना चाहिए हमें बाकी जगह पर भी। और अभी तो
मुझे लगता है कि सबसे सफल मॉडल यही है जो हम सोच रहे थे इतने कितने 4 साल से तो हम ही बात कर रहे हैं इस बारे में। जी। अब हम योगी मॉडल दिखा सकते हैं। दूसरी हुँ। तरफ ये जो इस समय पार्लियामेंट में बहस चल रही है बाबा रामदास जी, उसमें एक कांग्रेस पार्टी बार-बार जो है वो मनुस्मृति लेके आ जाती है। अब मनुस्मृति तो अब कहीं लागू है नहीं, ना कभी पहले लागू थी। इतिहास में कोई किसी भी तरह के कोई उदाहरण नहीं मिलता कि कभी मनुस्मृति किसी राज्य का किसी का संविधान रहा। तो वो तो मनुस्मृति दिखा रहे हैं, लेकिन शरीयत जो आज भी लागू है उसकी बात कोई नहीं कर रहा। जी सर मैंने बोला ना, ये बार बार जो ये मनुस्मृति का और संविधान की जो बात करना है, दिस इज जस्ट टू ल्यूर द दलित वोट बैंक, विच जो एक जमाने में पूरा का पूरा कांग्रेस लेकिन का। ये जो मनुस्मृति की बात करने वाला भी दलित वोट बैंक बड़ा लिमिटेड सा है। ये जो अम्बेडकराइट्स टाइप के जो है और ये आपके खड़गे टाइप के लोग जो है, जो नियो बुद्धिस्ट टाइप के जो बन गए, इनके अलावा आपने कहाँ या कुछ यूथ जो है, ये आपका ये जो इसका वोट बैंक है, जो मायावती का, और ये अपना जो नया जो है ना, ये नमूना क्या नाम है इसका, चंद्रशेखर रावण जी, इनके अलावा बाकी तो सब आप तो जानते हैं अच्छी तरह से कि सारे के सारे धर्मनिष्ठ हैं, हनुमान जी के सेवक हैं। सर मैं आपको बताऊं, देखिए इनकी एक मजबूरी है कि इन्होंने सिर्फ नारा देना है, ग्राउंड पे ये ठोस काम नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं एक बात, आज आप उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक पिछड़े, सर्वाधिक जो अति दलित महादलित वर्ग है, मुसहर बस्ती, वो सर दलितों में भी महादलित है। आज आप अगर उनका घर जाके देख लेना, आज वो भाजपा के सबसे कट्टर समर्थक यदि कोई है तो मुसहर बिरादरी है, जो ऐसे मात्र 25 साल पहले तक खाना बदोश होते थे। मैंने अपनी आंख से देखा हुआ उनकी खाना बदोशी, टिक्के एक जगह नहीं रहते थे, झोपड़ियां बना कर रहते थे। सर आज उत्तर प्रदेश की एक भी मुसहर, अच्छा ये एक ऐसी बस्ती होती थी जो कि इनको, जो हरिजन बस्ती होती थी उससे भी 1 किलोमीटर दूर बसने के लिए जगह दी जाती थी। और एक मैं आपको बड़ा मार्मिक बात बताता हूं, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी लोगों ने। इन दलितों को गांव से दक्षिण बताया जाता था। तो मैंने पूछा कि दक्षिण में बताने का क्या लॉजिक था? तो उन्होंने कहा, भैया जो हवा चलने का जो पैटर्न होता है ना, वो पूरब से पश्चिम चलेगी, पश्चिम से पूरब चलेगी, उत्तर से कई बार दक्षिण भी चल पड़ती है, परंतु दक्षिण से उत्तर कभी नहीं है, मतलब बहुत रेयर आती है। तो इनको दक्षिण इसलिए बताया जाता था कि इनकी बदबू हमारे तक ना आए। यहां तक समाज में पुराने जमाने में यहां तक जो है इस लेवल तक जाके शोषण या वर्गीकरण या आप कुछ भी कह लीजिए वो होता था। सर उस समाज में आज एक भी मुसहर बस्ती ऐसी नहीं है जहां शानदार प्रधानमंत्री आवास, सरकारी नल, हमारे बराबर बिजली, हमारे से बेहतर सड़क, एलपीजी कनेक्शन, शौचालय, एवरीथिंग। तो सर बात यह ना कि उनका वोट लेने के लिए सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने इतना ठोस कार्य किया है। इनको तो सिर्फ लफाजी करनी है। इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। तो सर ये आज तक सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं, ये दलितों के लिए, वंचित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए कोई ठोस काम नहीं कर सकते।
इसलिए ये सिर्फ संविधान की कॉपी और मनुस्मृति ही लहरा सकते हैं संसद में। वो उन्होंने, सुधांशु जी ने, किसने पूछा था कि आपने कभी पढ़ा भी है संविधान? अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने वो संसद में पूछा था। तो सर बात ये कि इनको सिर्फ नारा देना है। इन्होंने कोई मनुस्मृति भी पढ़ी है क्या? हाँ, या किसी ने मनुस्मृति पढ़ी भी है? मनुस्मृति, आपने वो अपने प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात कही। आपने सर्वे किया था कि भाई कौन से धर्म ग्रंथ हम घरों में रखते हैं। 1000 में 4 आदमी। सर मुझे वो 4 पे डाउट है। अरे वो चारों अम्बेडकराइट थे। अच्छा। मैंने पता किया ये चार कौन है, पता चला चारों अम्बेडकराइट थे। और इनको असली बात ये है कि छोड़ना था। जो अम्बेडकराइट्स भी जो हैं आजकल के, उन्होंने भी कभी अम्बेडकर को नहीं पढ़ा। मनुस्मृति की आलोचना करने वालों ने कभी मनुस्मृति को नहीं पढ़ा। हम और आप यदि किसी ग्रंथ की आलोचना करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे यहाँ पुराना प्राचीन संस्कार है कि भाई पूर्व पक्ष करो, पहले उसको पढ़ो तो आप जिसकी आलोचना कर रहे हो पूरी। बिना पूर्व पक्ष किए आप किसी की आलोचना करना आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन यहाँ अम्बेडकराइट्स ने अम्बेडकर को नहीं पढ़ा और आपके जो मनुस्मृति की आलोचना करने वालों ने कभी मनुस्मृति को नहीं पढ़ा। और उनको ये भी नहीं पता है कि भैया अम्बेडकर जी ने भी मनुस्मृति को नहीं पढ़ा। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया भाई, उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति है। कहते मेरे को संस्कृत आती ही नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने जो कुछ भी संस्कृत मनुस्मृति के बारे में पढ़ा, वो जो मैकॉले और आपके मैक्स म्यूलर और खास तौर से जो एक उनका वो था जॉन म्यूर, उसके थ्रू इन्होंने पढ़ा था। तो वो क्या लिखते हैं, उनके अपने जो है वो विचार है और एजेंडा है उनका। जी बाबा जी। सर मैं पता नहीं, मैंने आज ही कल में एक ऐसे ही अपने किसी राष्ट्रवादी चैनल पे ही ये बात सुनी कि भैया मनुस्मृति तो आपको ये स्वतंत्रता देती है कि आप अपने कर्मों से अपना वर्ण चेंज कर सकते हैं। आप बेशक शूद्र के घर में पैदा हुए हैं, पर आप नोट फरमा ले मनुस्मृति 10.65। हाँ, कि आप ब्राह्मण बन सकते हैं। परंतु आज का आपका जो संविधान है वो ये अलाउ नहीं करता है कि यदि आज आप दलित हैं तो आप ब्राह्मण बन जाएं। यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। तो सर आज दलित को दलित बने रहने के लिए मजबूर अंबेडकर जी का संविधान कर रहा है, न कि मनुस्मृति। आज अगर आज का दलित अगर चाहे भी कि वो सवर्ण हो जाए, वो ब्राह्मण हो जाए, वो समाज के लिए सो कॉल्ड इनके लिए पूज्य बन जाए, वो अपनी वर्ण व्यवस्था में ऊपर चला जाए, तो आपका कास्ट सिस्टम, आपका गवर्नमेंट रेगुलेशन, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आप जिसमें जाति प्रमाण पत्र लिखते हैं, यू कैन नॉट चेंज। आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर अपनी जाति चेंज करना चाहे तो जाति व्यवस्था को मनुस्मृति ने नहीं थोपा, आपने थोप रखा है लोगों पे। वाल्मीकि जी को इस परंपरा ने, सनातन परंपरा ने महर्षि बनाया। वेद व्यास जी को इसी सनातन परंपरा ने महर्षि बनाया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। रावण को राक्षस बनाया। रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, उसको राक्षस बनाया जी, उसको परम अधम रूप में चित्रित किया। और हमारे यहाँ तो ये सारे उदाहरण हैं। और जहां तक जिसको कास्ट कहते हैं, वो ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें ये ना हो, कोई समाज नहीं है। बस यहाँ उसको जो है पूरी एजेंडा की तरह एक एस्टैब्लिश कर दिया गया कि हिंदुइज्म मतलब कास्ट। नीरज जी। जी एग्जैक्टली सर। और इसीलिए वो जो जोकर है वो बार बार इसकी बात करता है, जो आपने शुरू में कहा था ना कि शरिया की बात नहीं करता। वो फैक्ट यही है कि उन्हें असलियत छिपानी है। जो इनका पारिवारिक एजेंडा चला रहा है नेहरू के टाइम से, कि यहाँ पर जो सनातन धर्म है उसकी जड़ों को कमज़ोर करते जाओ और अल्टीमेटली उसे पेरिश करवाना है। और जो
जिहाद मेंटालिटी है या मिशनरी मेंटालिटी है, जो क्रिश्चियनिटी है, उसे यहाँ पर सुपरसीड करवाना है। वो इनका पारिवारिक एजेंडा है, उसी को वो पुश कर रहा है। लेकिन मैंने वो, आपने देखा था वो जहाँ कह रहा था कि तप का मतलब क्या होता है, नया एक मीनिंग दिया शरीर में गर्मी लाना। शरीर में गर्मी लाना। तो अच्छा, मतलब लेकिन एक चीज है। अभी बाबा जी से पूछेंगे साहब कि आपने तो काफी तप वप किया है, जरा बताइए। इसमें ना एक एक क्या हुआ एक बार, 20 साल पुरानी बात है। अब वाशिंगटन का जो मौसम है, वहां पर स्नोफॉल कभी कभी होती है, हर साल नहीं होती। तो उस हाँ, साल वो बड़ी, थोड़ा नीचे है ना। हाँ जी, बिल्कुल तो एक साल बड़ी सेंट्रल भयंकर अमेरिका में आ स्नो, जाती है। बड़ी भयंकर स्नोफॉल हुई और बहुत कोहरा छाया हुआ था। तो एक हेलीकॉप्टर था, उसे लैंड करना था। एक्सपीरियंस था पायलट, लेकिन नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा था उसे। अच्छा, अब ऊपर वाली जो मतलब ऊंची बिल्डिंग्स थी, उनकी ऊपर वाली फ्लोर्स दिखाई दे रही थी। तो बेचारा बड़ी देर वहां हॉवर करता रहा, फ्यूल खत्म हो रहा था उसका, लेकिन लैंड करने को उसे पता नहीं चल रहा था कि कहां पर लैंड कर सकता है। तो और मेल फंक्शन शुरू हुआ, तो एक साइड पे हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी आग लगनी स्टार्ट हो गई। अब उसे और चिंता हो गई, तो उसने क्या किया, हेलीकॉप्टर को मनूवर कर, अच्छा, एक बिल्डिंग थी जिसकी वो कांच वाली खिड़कियां थी, उनमें से जितने लोग थे वो सारे उसे देख रहे थे कि बेचारे की बुरी हालत है, और वो चाहते तो थे कोई हेल्प करें, पर कर नहीं पा रहे थे। तो पायलट ने क्या किया, उसने हेलीकॉप्टर को मनूवर करके उसके धुएं से लिखा वेयर एम आई। तो उसे था कि हेल्प हो जाएगी तो फिर वो लैंड कर जाएगा। तो वो जो बिल्डिंग में लोग देख रहे थे, उन्होंने फटाफट बड़े बड़े चार्ट पेपर लेके आए और उस पे आंसर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, और फिर खिड़की में से उसे दिखाया। तो उन्होंने उस पे लिखा हुआ था, यू आर इन अ हेलीकॉप्टर। सो लेकिन उससे आगे आगे और भी इंटरेस्टिंग है इसमें। तो अब उस आदमी ने, पायलट ने जैसे ही देखा, तो उसे तुरंत समझ में आ गया, और उसने साथ में जो हेलीपैड था वहां ले जाके हेलीकॉप्टर उतार दिया। अच्छा, अब नीचे वो मीडिया वाले पहले ही पहुंचे हुए थे कि यार ये बड़ा एक्सपर्ट पायलट है, कि कैसे पहुंचा। तो उसने बताया, कहता कि मैंने देखा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने लिखा दैट यू आर इन अ हेलीकॉप्टर। तो कहना मैं समझ गया ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की बिल्डिंग है, क्योंकि जो आंसर इन्होंने दिया है वो टेक्निकली तो करेक्ट है, लेकिन पूरी तरह यूजलेस है। वो माइक्रोसॉफ्ट वाले ही करते हैं। तो राहुल गांधी का तप भी एग्जैक्टली वैसा ही है कि शरीर में गर्मी होती है, कि टेक्निकली तो करेक्ट कह सकते हैं आप, लेकिन उसका इंफॉर्मेशनल वैल्यू जीरो है उसकी। तो ऐसे जोकर में झेलने पड़ रहे हैं। अब हैरानी की बात तो है जी। अब बाबा जी बताइए जरा, तप के बारे में बताइए कुछ। सर वो आपने कहा ना कि वो शब्द शब्द ज्ञान है। किसी ने, असल में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको इनके ट्यूटर्स आते हैं, तो किसी ने इनको बता दिया होगा तप, ताप शब्द से तप है, तपस्या में है, तो वो उसको गर्मी याद रह गई होगी तप से। अब वो जाता भी है ना तब वो करने, एक वर्ड, थाईलैंड जाता है, कोलंबिया जाता है, कहीं कहीं जाता है वो, हाँ इटली हाँ, जाता है। तो ये, हाँ, तो उसको वो शरीर की गर्मी याद रह गई, उसने वो बोल दिया तपस्या में शरीर की गर्मी बढ़ाई जाती है। तो अब सर, और बाबा जी ने तो कह रखा है कि मैं तो अच्छे अच्छों की गर्मी जो है उतार देता हूँ। शिमला बना देते हैं वो जून तो। में शिमला बना दूंगा। मैं मैं तो शिमला, मैं तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतार देता हूँ, मैं तो शिमला बना देता हूँ। तो सर, बाबा जी ने वाकई इनको सर शिमला बेचारे बनाने। राहुल गांधी जो है संभल तक नहीं पहुंच पाए, तो हाथरस जाके ही उनको अपना काम चलाना पड़ा। बाबा जी के एक शब्द से मैं थोड़ी आपत्ति करना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा ट्यूटर्स होते हैं, उसके हैंडलर हैं। ट्यूटर नहीं, हैंडलर होते हैं। ट्यूटर नहीं है, हाँ। सिखा तो उसको कोई कुछ सकता ही नहीं है ना। उसे तो हैंडल किया जा सकता है बस। जी। लेकिन अब फिर से एक बात पूछूंगा मैं बाबा जी से कि हैंडलर्स भी जो है, चलिए मान लीजिए राहुल गांधी के बुद्धि का थोड़ा अभाव है,
क्योंकि हैंडलर्स भी इतने बुद्धिहीन हैं कि एक वही चीज बार बार जो असफल हो रही है उसी को बार 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 कि किसी भी तरह से भारतीय समाज को कैसे छिन्न भिन्न कर दो, उसके बाद हम बिल्कुल सेफ हैं। सर जो हैंडलर है ना, उनके पास भी तो ऑप्शन नहीं है ना भाई। दे नीड अ पर्सन ऑफ नेशनल स्टेचर, कम से कम राष्ट्रीय लेवल का कोई विपक्ष का कोई नेता हो जिसको कि वो हैंडल करे। तो उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, कांग्रेस में वो और किसी को कर नहीं सकते, इसके अलावा कोई उपलब्ध नहीं है। और सर एक उन्होंने पकड़ा हुआ है, नहीं एक आदमी है उनके पेरोल पे जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, वो वाकई बहुत श्रूड है, पर उसकी बड़ी लिमिटेड सी अपील है, सिर्फ पंजाब में दिल्ली में थोड़ी छोटी सी अपील है। इस आदमी की अपील पैन इंडिया है, पर इसके हैंडलर्स को इसका विकल्प मिल नहीं रहा। वो खोज तो रहे हैं पर वो इसका विकल्प ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए बड़ी मजबूरी में इससे काम चला रहे हैं। तो ये काम चलाऊ आदमी है उनका, अगर इससे बेहतर उनको कोई मिल गया तो निश्चित रूप से रिक्रूट करना चाहेंगे। अब तो ईवीएम पे भी साथ छोड़ दिया लोगों ने। अब्दुल्ला ने भी साथ छोड़ दिया। अब्दुल्ला ने छोड़ दिया, आज टीएमसी वालों ने भी छोड़ दिया। अच्छा, वो नहीं मैंने देखा। अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अब आपको जो है वो, यदि आपको ईवीएम पर आपत्ति है तो आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। कि मुझको सर देखिए उसमें ईवीएम सर से मैं हारा एक था, बात है ना ईवीएम से मैं जीत गया। सर, उसमें एक बात है ना, इनके जितने इंडी अलायंस के सहयोगी हैं कोई भी ईवीएम पे प्रश्न उठाने की स्थिति में नहीं, वो सब अपने अपने राज्यों को जीत के आए हुए लोग हैं। इंडी अलायंस में इसके जितने सहयोगी हैं, तो जो हारे हैं वो तो इसका राग अलापेंगे, उद्धव ठाकरे जैसे लोग, शरद पवार जैसे लोग। पर अब स्टालिन क्यों इसके साथ ईवीएम की आलोचना करेगा, वो तो जीत के आया हुआ है। ममता बनर्जी क्यों करेंगी या फारूक अब्दुल्ला क्यों करेगा, जो जीत के आया है। और हारने वाले कर ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे जैसे लोग कर रहे हैं, पर जो जीतने वाले हैं सर वो नहीं करेंगे। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। और ठंड बहुत हो रही है तो थोड़ा शरीर को गर्मी देने के लिए तप करते हैं। जी नमस्ते। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, बाबा रामदास जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रणाम, जय श्री राम।